ओके, क्या डिस्कस किया था बेटा लास्ट हमने? मॉर्निंग पूनम बेटा, लास्ट क्या डिस्कस किया था हमने? कोई बताओ दे। एनीवन, क्या डिस्कस किया था बेटा? इंडक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कर लिया था ना। Yes, sir. और ये डिस्कस किया था हमने, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हैव वी डिस्कस दैट? Yes. एनर्जी स्टोर्ड भी कर लिया होगा, शायद नॉर्मल लेक्चर में किया था, आई रिमेंबर कि कंडक्टर पे जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीट किया था ना? ओके, ग्रेट, ठीक। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हैव वी डन दिस? A epsilon naught by D डिराइव किया था फॉर्मूला? अच्छा, नहीं डिराइव किया था। ओके, सी हेडिंग दे दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विल डिस्कस रिगार्डिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है कि वी हैव वन प्लेट एंड वी हैव द अदर प्लेट। इसमें जो एक प्लेट होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, और ये जो दूसरा प्लेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो basically capacitor is a combination of two conductors. The one conductor is being positively charged और जो दूसरा कंडक्टर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू द पैरेलल प्लेट, सो देयरफॉर इसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। अब आप खुद सोच के मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट के बीच का लेट से कि सेपरेशन डी है, और इस प्लेट का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा कुछ प्लेट होगा इस वे में, इस प्लेट का एरिया लेट से इज ए मीटर स्क्वायर। ए मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। अब जरा एक चीज देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से E1 होगा, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E2। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E1, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दैट इज E2। सो E1 कितना होगा बेटा? इस पे अगर मैं चार्ज मान लेता हूँ प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस पे अगर मैं चार्ज मान लेता हूँ माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। E1 अगर आप लिखोगे E1 कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन सेम वे E2 कितना हो जाएगा? दिस विल बी आल्सो इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, E1 विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 विल बी आल्सो इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? होगा ऐसा? Yes, sir. सो नेट, वेरी गुड प्रणिका, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अगर आप ई नेट लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will it be equal to E1 plus E2, and we say that electric field net जो लिखेंगे हम लोग into sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, and this will be equal to sigma by epsilon naught. So parallel plate capacitor के का जो के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है this is equal to sigma by epsilon naught, right? अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है। सो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E is equal to minus of dV by dr. So dV stands for potential difference and dr is the distance. So can I say E is equal to potential difference by d? क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है ना बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से इज V। मान लेता हूं मैं V is the potential difference across the two plates of capacitor.
सो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैन आई राइट V by D potential, V stands for potential difference by D, where D is the distance between the two plates. बोल सकते हैं क्या? Yes या no everyone? नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बेटा. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मूव कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है. So that potential difference will be negative. So that's why there is a negative sign to make this positive. So negative नहीं use करोगे तो चलेगा. That is not a big deal. Okay. So ये समझ में आया. Electric field is equal to V by D. Everyone अच्छे से समझना बेटा सब लोग. Okay. So if it is V by D, अगर मैं यहाँ place कर दूँ, so V by D is equal to sigma by epsilon naught. Can I write sigma as charge by area? है ना. तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? सो V by D, सिग्मा को हमने लिखा चार्ज बाय एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो चार्ज कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D इनटू V. A एप्सिलॉन नॉट इधर शिफ्ट कर दिया, बाय D ऑलरेडी इज देयर, दिस इज बाय V. सो Q इज इक्वल टू वी आर हैविंग A एप्सिलॉन नॉट बाय D इनटू V, और मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D. Am I clear? So this A epsilon naught by D is the capacitance of the parallel plate capacitor. Am I clear everyone? So हम ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज. मतलब कैपेसिटेंस कंडक्टर का एबिलिटी है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने के लिए बताता है. अगर मेरे पास कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, मींस दैट विल होल्ड द लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज, और जिसका कैपेसिटेंस कम है वो कम चार्ज होल्ड करेगा. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज. अब यहाँ पे दो कंडक्टर है तो ये दो कंडक्टर का एबिलिटी हो जाएगा. Okay. So capacitance of the parallel plate capacitor becomes A epsilon naught by D. समझ में आया सभी को? प्रणिका, स्मृति, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Good. चलो आगे बात करें. चलिए डिस्कस फर्दर. और हमें जनरली ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर भी है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी है, बट हमें जो पढ़ना है जेईई मेंस में और नीट के लिए, दैट वी हैव टू गो विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली. मैं दोनों करवा दूंगा, बट पहले पैरेलल पे पूरा डिस्कशन करेंगे. इज इट ओके? शैल आई मूव अहेड? Okay, so capacitance of parallel plate capacitor becomes what? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया हमें A एप्सिलॉन नॉट बाय D. अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था, आई रिमेम्बर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना ज्यादा है ना. कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा चार्ज हम होल्ड कर पाएंगे.
राइट। सो हमारे लिए हमें क्या करना है, दैट आई हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मुझे बढ़ाना है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, वी हैव 3 पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी है कि आप प्लेट का एरिया बढ़ा दो, ये प्लेट ऐसा था कुछ, सो आप प्लेट का एरिया बढ़ा दो। सो प्लेट का अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सो अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूं प्लेट का, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट, सो अगर मैं प्लेट का एरिया इंक्रीज कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। हाँ या ना, सोच के लॉजिक से बताओ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है कि आई हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास जो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉसिबिलिटी है, दैट यू इंक्रीज द प्लेट एरिया, आप प्लेट एरिया बढ़ा दो। सो अगर आप प्लेट एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना। बट ये बेनिफिशियल नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लेट एरिया बढ़ाता हूं तो लॉजिकल बात है कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना कि मेरा कैपेसिटर बहुत बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर बहुत बल्की हो जाएगा तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसको हमें छोटे छोटे डिवाइस में कैमरा के अंदर फिट करना है, या मरकरी के अंदर फिट होता है ये चोक कॉइल जो रहता है। तो प्लेट का एरिया बहुत एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर आप बढ़ा दोगे तो आपका कैपेसिटर बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और भारी हमें उसको छोटा करना है, मिनिमाइज, छोटा साइज में लेना है। तो लॉजिकल बात है कि एरिया बढ़ाना ये सही पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, लॉजिकल बात है, बट एक लिमिट से ज्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे एरिया को। दूसरा मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ये जो डी है डिस्टेंस, हाँ यस प्रांजल, वेरी गुड, ये जो डिस्टेंस डी है इसको आप डिक्रीज कर दो। मैं एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटी पे आता हूं प्रांजल, होल्ड अप। तो पहला पॉसिबिलिटी था, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड आल्सो, ये पूछता है रीजन इसका। तो कैपेसिटेंस अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मेरे पास पहला पॉसिबिलिटी है कि मैं एरिया को इंक्रीज कर दूंगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नंबर 1। बट एरिया इंक्रीज करने से हमारा जो सिस्टम बन जाएगा वो भारी बल्कि सिस्टम बन जाएगा, एंड बल्कि सिस्टम हमें नहीं चाहिए, बल्कि कैपेसिटर हमें नहीं चाहिए। तो एरिया भी हम एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस था डी, आप इस सेपरेशन डिस्टेंस को कम कर दो, तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इसको डिक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। सो दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को आप कम कर दो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को कम कर दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स विल इंक्रीज। और अगर ये दोनों प्लेट के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है अगर ये बढ़ जाता है तो दोनों प्लेट्स को सेपरेट करके रख पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं डी को कम करता हूं तो दोनों प्लेट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, सो दे विल अट्रैक्ट। सो अगर आप डी को कम करते हो तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत बढ़ेगा, और वो हमारे लिए सही नहीं है। हमें प्लेट्स को सेपरेट करके रखना है। तो ना तो हम एरिया को बढ़ा सकते, ना तो हम डी को बहुत कम कर सकते, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो नल एंड वॉइड हो गया। अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचता है जो बहुत कन्वीनियंट है एक्चुअली, कि मैं इस मीडियम को चेंज कर दूं, एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दूं। सो अगर मैं इस दोनों प्लेट के बीच में, ये जो मीडियम है पहले एयर था, अगर मैं एयर से चेंज करके किसी भी अदर मीडियम को डाल दूं सच दैट कि उसका परमिटिविटी चेंज कर जाए, सो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है अगर मैं उस मीडियम को चेंज करता हूं तो भी तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। मीडियम बिटवीन प्लेट चेंज करते हैं। सो अगर आप प्लेट्स के बीच का मीडियम को चेंज करते हो तभी भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो मेरे लिए यही सबसे कन्वीनियंट अप्रोच है और इसी पे हम जाएंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो पहले मीडियम को चेंज करते हैं बेटा। सो लेट्स से कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और पहले फुल्ली इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक।
क्योंकि मीडियम चेंज करना मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। सो है ना। सो प्लेट्स जो है कैपेसिटर का, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, मीडियम को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, इसका पहले कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दे रहा हूँ कंप्लीटली, या फुल्ली पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया। ऐसे सच दैट कंप्लीटली इंसर्ट किया है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। कि आपको ऑलरेडी पता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हमने चार्ज का इंडक्शन भी देखा था। सो अगर ये कंडक्टर होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इसके अंदर। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के बाई डी, क्योंकि मीडियम तो काम में अभी आ गया ना, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के बाई डी। बेसिकली इसका जो परमिटिविटी होता है वो एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन इज व्हाट, आपको एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और यही तो आपका डाइलेक्ट्रिक है। सो इसका जो परमिटिविटी होगा, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू के, राइट। ये आपका नया कैपेसिटेंस हो गया। और पहले कैपेसिटेंस कितना था, सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो क्या आपका जो कैपेसिटेंस हो गया वो के टाइम्स इंक्रीज कर गया। जितना, हाँ, जितना अच्छा परमिटिविटी करोगे, जितना ज्यादा, आप देखो ना के टाइम्स बढ़ गया ना, तो के जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सी कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड बाय के फैक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ गया, जितना ज्यादा के रखोगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। यस सर। समझा सभी को, क्लिनिका, पूनम, क्लियर है बेटा यहाँ तक कैलकुलेशन। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर फिर ये कंडक्टर यूज किया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा क्या? हाँ, कंडक्टर यूज करके कुछ फायदा नहीं है बेटा, कंडक्टर यूज करके कोई फायदा नहीं है। कंडक्टर के केस में ये के इन्फिनिटी हो जाएगा, कैपेसिटेंस अनडिफाइंड। कंडक्टर नहीं यूज करेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि ना वो प्रॉपर कंडक्टर है और ना ही वो प्रॉपर इंसुलेटर है, क्योंकि चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है। क्या बात क्लियर है कौस्तुभ? एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। क्या बोल रहे हो कनाथ, व्हाट यू आर सेइंग बेटा? सर मतलब हम लिखते k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब k ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट से। भाई अरे नहीं 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 नहीं, वो के अलग है, वो के अलग है वो ओहो समझा मुझे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैं इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट के कर देता हूँ, तुम्हें चाहिए तुम C लिख दो। ये वाला के कुछ अलग ही चीज है, ये के कुछ अलग है। याद है जब मैं दोनों चार्ज के बीच में मीडियम को चेंज कर देता हूँ, हैविंग दूसरा मीडियम है जिसका एप्सिलॉन होता है, मान लो परमिटिविटी, तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, विल इट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर, this is 1/4 pi of epsilon naught into epsilon r into Q1 into Q2 by r square। ये epsilon r ही आपका k है, ये k अलग है, और इसकी जगह पे जो मैं k लिखता हूँ दिस इज इंटायरली डिफरेंट। समझ में आया कनाथ, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो अगर आप डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट कर दोगे तो आपका जो कैपेसिटेंस है दैट विल इंक्रीज बाय के टाइम्स, के टाइम्स से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा।
अगर डाइलेक्ट्रिक इज, if dielectric is completely inserted between the plates of capacitor, in that case the capacitance of capacitor will increase by k factor. k factor से बढ़ जाएगा. Is it clear? Shall I move ahead? आगे बढ़े. Yes, sir. ओके. पार्शियली इंसर्टेड, ये तो कंप्लीटली इंसर्ट किया था हमने. डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड. अच्छे से तरह समझना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझिएगा. सो मान लो दैट वी आर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक, और सॉरी कैपेसिटर का प्लेट ले लिया, हैविंग चार्ज प्लस, और इस पे चार्ज दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लेट से, और यहाँ पे माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. और इसके अंदर मैंने क्या किया, दैट आई हैव इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक. इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया लाइक दिस. सपोज करो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, इस डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा अच्छे से प्लॉट करो. लेट्स से कि जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, इस प्लेट्स का एरिया मान लो टी है, सॉरी डी है. प्लेट्स का एरिया टोटल डी है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. और ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, इसका आपका टी है, थिकनेस. पिछली बार में तो हमने डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया था, अभी हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट नहीं कर रहे. और ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया, लेट्स से कि इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हमारा के है. सो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई नॉट होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम बताया था डिराइव करते वक्त, एंड दिस ई बिकम्स ई नॉट बाई के, इफ यू रिमेंबर. याद है रिजल्ट, हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था. Yes, sir. सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के. और अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के लिए के अनडिफाइंड होता, एंड देयरफॉर ई नॉट बाई इंफिनिटी विल बिकम जीरो. सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ये हमने पहले पढ़ा था. ये रिजल्ट हो गया. अब जरा देखिए, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी, एंड वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी. हम बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी होता है. सो इफ आई मल्टीप्लाई डी दिस साइड, सो कैन आई से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी. Yes, sir. ग्रेट. अब जरा देखिए, मुझे बताओ ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने स्पेस में, कितने रीजन में है. ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है, क्या वो डी माइनस टी पे है. Yes, sir. Yes. सो कैन आई से बेटा, क्या हम बोल सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, क्योंकि यहाँ ई नॉट डी माइनस टी में ये हो गया और ये बीच में भी तो है. कैन वी से दिस, electric field is equal to potential difference by d, so electric field multiplied by d will give us potential difference. So मेरा जो electric field है E naught, वो total d minus t region में है, और t region में electric field E है. तो can we say that E naught into d minus t plus E naught into t is equal to potential difference? क्या हम ये बोल सकते हैं? उधर वो 2 into E नॉट आएगा. हाँ, फिर से बोलना बेटा जी.
वो 2 into E naught D minus T. नहीं 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 देखो बता दो d माइनस टी, देखो ये पूरा डिस्टेंस d है और ये t है, तो d माइनस टी बोला ना बेटा, तो ये और डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आ गया ना, समझा कि नहीं? देखिए ये पूरा डिस्टेंस d है लेट से, और इतना डिस्टेंस t है, ये डिस्टेंस t है, वही है ना, टोटल d हो गया और ये t हो गया इतने स्पेस में, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्यूमुलेटिव मिला के कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू d माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d में से आपने t को सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों मिला के d माइनस टी होगा ना। Yes, sir. ओके, समझा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है सभी को स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr होता है, हम माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन आता है वहां पे, बट आप इतना समझ लो कि दिस इज V, वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट। सो E इज इक्वल टू E नॉट T माइनस, एंड E को हम रिप्लेस कर सकते हैं E नॉट बाई K इंटू T से, सो V इज इक्वल टू E नॉट, अगर मैं कॉमन ले लूं तो D माइनस T प्लस ऑफ T बाई K, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑलरेडी पता है, इट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सो व्हाट वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के, d माइनस टी बाई के, सिग्मा को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू d माइनस टी प्लस ऑफ t बाई के, so यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस टी प्लस ऑफ t बाई के, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस ऑफ t बाई के इंटू v, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप कंपेयर करोगे इसको Q इज इक्वल टू CV के साथ में, तो ये जो टर्म आएगा दिस विल बी इक्वल टू C, कैपेसिटेंस। सो बेसिकली C कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी, ध्यान रखिएगा। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट करेंगे, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट करेंगे, उस केस में जो मेरा कैपेसिटेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पार्शियली इंसर्ट करने के बाद। और अगर आप डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट कर दोगे तो A एप्सिलॉन नॉट इनटू K बाय D। Shall I move ahead? हाँ ये बेटा वी कैन यूज इट, क्योंकि कंप्लीटली इंसर्टेड के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप कंप्लीटली इंसर्टेड देखोगे तो उस केस में टी मेरा डी के बराबर हो जाएगा। देखिए मेरा कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर ये कंप्लीटली इंसर्टेड है डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब हो गया कि T विल बी इक्वल टू D। इफ इट इज कंप्लीटली इंसर्टेड देन T D के बराबर हो जाएगा। तो C कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस ऑफ D बाई के, ये D से D चला गया,
So C कितना हो जाएगा, which will be equal to A epsilon naught by D by K. This K will go up. So capacitance कितना हो जाएगा, A epsilon naught into K by D. ये था ना फॉर्मूला. So of course we can use it. Completely inserted के लिए भी कर सकते हैं. बस उस केस में ध्यान ये रखना कि T will be equal to D. T D के बराबर हो जाएगा. Okay. आगे बढ़े. Is it clear? स्मृति हो गया बेटा? ओके, स्मृति हुआ बेटा? Shall I move ahead? Yes. Yes, sir. चलो, इम्पोर्टेंट है. मैं इस पे डायरेक्ट अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं एक ही साथ कराऊंगा सीरीज पैरेलल पढ़ाने के बाद, अभी नहीं कर रहे. सो आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन ऑन द कैपेसिटेंस A epsilon naught by D और A epsilon naught by D minus T plus T by K. इस पे भी डायरेक्ट नहीं लेता हूँ, एक साथ ही करेंगे क्वेश्चंस. हेडिंग दे दो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल. कॉम्बिनेशन, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. पहला कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे सीरीज में. So the first combination will be in series कैपेसिटर का. Let's say एक कैपेसिटर, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं and this is being connected with a voltage source. मान लो ये जो मेरा कैपेसिटर है वो C1 फैराड का है, ये C2 फैराड का है और ये C3 फैराड का है और ये बैटरी मेरा V वोल्ट का है. अब इस मुझे C1, C2 और C3 का, I have to calculate the equivalent capacitance. अब मुझे एक बात बताइए, लॉजिकल बात है कि यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो इसके ऊपर भी जो चार्ज होगा इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा और इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा. तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है सो दे हैव द सेम करंट, वोल्टेज डिवाइड होता है. उसी तरीके से जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा सो दे विल बी होल्डिंग द सेम चार्ज, इसके ऊपर चार्ज सेम होगा. सो क्यू कूलम का चार्ज इसके ऊपर भी होगा, क्यू का इधर भी होगा. और लेट्स से कि यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है और यहाँ का वोल्टेज V3 है. पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो कैन आई से, क्या हम बोल सकते हैं दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि बैटरी जितना वोल्टेज देगा सर्किट उतना ही यूज करेगा ना. सो कैन आई से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. हम बोल सकते हैं क्या है? ओके. यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q और यहाँ पे भी चार्ज Q और बैटरी ने भी Q सप्लाई किया. सो कैन आई से Q इज इक्वल टू C1 V1. So from here V1 will be equal to Q by C1. In the same manner we can say Q is equal to C2 of V2 and we can say that V2 is equal to Q over C2. And same way में Q is equal to C3 into V3 और we can say V3 is equal to Q by C3. So ये सभी वैल्यूज को हम यहाँ प्लेस कर देंगे. Q by C1, Q by C2, Q by C3, सभी वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दिया. नाउ इसमें से आप Q को कॉमन ले लो. सो व्हाट वी कैन हैव, Q को कॉमन ले लिया, सो 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस ऑफ 1 by C3. इसको नीचे शिफ्ट कर दो. V by Q 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3. अब आपको ऑलरेडी पता है Q इज इक्वल टू CV होता है. So V by Q will be equal to 1 by C. So we can place here. So 1 by C, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Equivalent capacitance in series. Equivalent capacitance in series. Just like ये वैसा ही फॉर्मूला है ना जैसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का होता है, इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे. Yes. हाँ, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला था कैपेसिटर में सीरीज का होता है और वहां पे जो सीरीज का था वो यहाँ पे पैरेलल का होता है, उल्टा.
Is it clear to everyone? Yes, sir. Good, very good. Shall I move ahead? आगे बढ़े? So this is the formula to calculate. ये regular lectures में सब नहीं कराऊंगा, यहीं पे डिस्कस करेंगे इसको. सिर्फ वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा आपको. सो अगर हमें कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया, सो फॉर द कैपेसिटर अरेंजमेंट इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ओके, अब जरा डिस्कस करते हैं. विल गो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो पैरेलल. सो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे आप? लेट्स से कि मेरे पास एक कैपेसिटेंस यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, थर्ड कैपेसिटर ये, तीन ही बनाता हूं मैं. मुझे बताओ क्या सेम रहेगा यहाँ पे, चार्ज की वोल्टेज? Voltage. करेक्ट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, सो वोल्टेज. मान लो V वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 फैराड है, C2 फैराड एंड C3 फैराड. लेट्स से कि इस पे बैटरी ने चार्ज Q दिया और इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया, इस पे चार्ज Q3 आ गया. इस वीक का जो 3 लेक्चर्स होगा दैट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल. और बहुत, और इसमें से एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे और मेंस के क्वेश्चन बनेंगे. नीट में बहुत रेयर पूछेगा आपको, तो तुम अगर ये करके रखोगे तो नीट का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व हो जाएगा. सो बैटरी ने ये सप्लाई किया Q चार्ज, और Q चार्ज इधर आ गया Q1, Q2 एंड Q3. सो कैन आई से, क्या हम बोल सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. बोल सकते, क्योंकि ये जो बैटरी ने Q चार्ज दिया वही तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना. सो बैटरी हैज गिवन Q चार्ज, सो यहाँ पे आ गया Q1, Q2 एंड Q3. सो कैन वी से कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू Q. क्या हम बोल सकते हैं? सो वोल्टेज सबका सेम है, V है, पैरेलल में कनेक्टेड है. So Q1 is equal to C1 into V, suppose we can write, and Q2 is equal to C2 into V. सब जगह पे V होगा, but directly connected है. And Q3 equal to C3 into V. So मैं इन सारे वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर देता हूँ. So Q is equal to C1 into V plus C2 into V plus of C3 into V, right? यहाँ से V को आप कॉमन ले लो. So Q is equal to V if I am having common C1 plus C2 plus C3. V को नीचे शिफ्ट कर दो. So Q by V is equal to C1 plus C2 plus of C3. Q by V is equal to what? C1. Now Q by V is equal to what? C. Q is equal to CV. So Q by V will be equal to what? C. So can we say that C is equal to C1 plus C2 plus C3. So ये जो टर्म आपको मिला, this is equivalent capacitance in parallel. जो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला था, द सेम फॉर्मूला विल हैव फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओके, आगे बढ़े, हो गया करके. Yes, sir. एक क्वेश्चन से अब क्वेश्चंस करेंगे. समझ में आया सभी को बेटा क्या डिस्कस किया?
पहला हमने दो टॉपिक आज पढ़ा, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, उसकी वजह से कैपेसिटेंस, उसके बाद सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलो इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड का, ये है 6 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 24 वोल्ट का बैटरी है। आपसे पूछा गया फाइंड नंबर 1, सब करते हैं लोग। नंबर 1, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पे आप चार्ज बता दीजिए। यहाँ का वोल्टेज V1 V2 और यहाँ पे वोल्टेज V3, सिंस दे आर इन पैरेलल तो सेम होगा। सो बी पार्ट में V1 V2 एंड V3, इतना ही बताओ, और एनर्जी भी निकालनी। चलो करें इसको डिस्कस। सबसे पहले तो मुझे आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, पहला टास्क तो ये करना है, हो रहा है सभी से। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 2 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। सो लेट्स से किसका इक्विवेलेंट आ गया, C डैश यहाँ पे। तो C डैश कितना हो जाएगा, सिंस इट इज इन पैरेलल, सो इज इट 2 + 2 व्हिच इज 4 माइक्रोफैराड। अब ये 4 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड किस में कनेक्टेड है? आर दे कनेक्टेड इन सीरीज? ओके, एक मिनट अपने निकाल, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो इसका अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे 1/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/6 + 1/4। सो 1/C विल बी इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 12, 7 तो 9। So what we are having that 1/C, देखते का ना, 9/12, so 3/4,
तो क्या मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4/3 माइक्रोफैरड. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल इट बी 4/3 माइक्रोफैरड, राइट. सो बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है? 24 वोल्ट का बैटरी है. सो क्या करेंगे हम लोग? Q इज इक्वल टू CV. सो Q कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू व्हाट? 24. सो Q विल बी इक्वल टू व्हाट? 32 माइक्रोफैरड होगा. 32 माइक्रो कूलम. ओके, हाँ बराबर क्लिनिक. पीयूष, सी इक्विवेलेंट उल्टा चल रहा है बेटा आपका, 4/3 आ रहा है. सो 32 माइक्रो कूलम का चार्ज चला गया, राइट. इसका मतलब कि इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा? +32 माइक्रो कूलम. इस पे कितना होगा? -32 माइक्रो कूलम. इस पे कितना हो जाएगा? +32 माइक्रो कूलम. इस पे कितना होगा? -32 माइक्रो कूलम. इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आने के बाद चार्ज डिवाइड कर जाएगा. सिंस ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड करेगा. तो इस पे हो जाएगा +16 माइक्रो कूलम. मैं करके बता दूंगा, डोंट वरी. यहाँ पे हो जाएगा -16 माइक्रो कूलम. हियर विल बी हैविंग +16 माइक्रो कूलम और यहाँ पे होगा -16 माइक्रो. चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे किया हमने? चार्ज का डिवीजन करना है बस आप. तो यहाँ से चार्ज फ्लो किया 32 माइक्रो कूलम का, तो इस प्लेट पे 32 माइक्रो कूलम रहेगा. इस पे -32 हो जाएगा. फिर इस पे प्लस. वैसे भी ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आइसोलेटेड है, तो इस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए. ध्यान से समझना, ये प्लेट और ये प्लेट दे आर आइसोलेटेड प्लेट्स. अब खुद सोचो, ये प्लेट और ये वाला अंदर वाला प्लेट, इसको बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है तो आइसोलेटेड प्लेट है. तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन पे नेट चार्ज शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे +32, यहाँ -32, फिर यहाँ प्लस. देखो +32 -32 माइक्रोकूलम विल गेट कैंसिल. यहाँ -32 माइक्रोकूलम. नाउ यहाँ पे चार्ज दोनों पे कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. तो यहाँ पे +16 माइक्रोकूलम, +16 माइक्रोकूलम, -16, -16. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके गुड. हाँ, यहाँ का V1 निकालेंगे. सो V1 कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV. सो 32 इज इक्वल टू 3 इंटू V1. अच्छा, डाटा थोड़ा गंदा हो गया. सो V1 विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 32/3 वोल्ट. सो यहाँ पे हो जाएगा 32/3 वोल्ट. यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 32/3 वोल्ट. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट. यस और नो एवरीवन? क्लियर विद द कैलकुलेशन? सर V2 32/6 आएगा ना? हाँ 32/6. 6 फैराड का 32/6. Yes, of course it will be 32/6. एक मिनट, क्लियर है क्या कैलकुलेशन ढंग से? Yes. और लो इस तरह का. शैल आई टेक मोर? सार्थक, प्रणिका, शैल आई टेक मोर बेटा? हाँ निकालना, ठीक है. निकालो एनर्जी भी निकालो प्रणिका. ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होगा इस पे? सो एनर्जी कैसे निकालोगे? टोटल अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन पे निकालना है, सो विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर. या फिर एक काम और कर सकते हो, सबका इंडिविजुअल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो. तो हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू व्हाट? V का स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4/3 इंटू व्हाट? 24 आप सप्लाई कर रहे हो ना. 24 इंटू 24, 8, 4. सो टोटल एनर्जी जो आपके पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू व्हाट? 24. जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दैट मच माइक्रो जूल, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में है. सो दैट्स व्हाई इट विल बी माइक्रो. दिस विल बी द आंसर. Am I clear? Yes, sir. Super. स्मृति, Yes, sir. करात क्लियर है बेटा कैलकुलेशन ढंग से? Yes, sir.
चलो आगे बढ़ते सर, अभी धीरे धीरे टफ करूंगा। बेसिक बेसिक नीट का ये मैक्सिमम टफनेस चल रहा है, यहीं तक नीट में आएगा, या एक आधा बगैर बैटरी के भी कर सकता है वो। करके बताना, चार्ज बताना है आपको हर कैपेसिटर पे। ये सब हम स्टडी स्टेट पे करें। स्टडी स्टेट क्या होता है मैं आऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में आएंगे। फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अभी बस आप इतना ही समझो, अगले लेक्चर में जब मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा तब बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि इफ आई एम सेइंग स्टडी स्टेट, इसका मतलब है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। चलिए करो कैलकुलेट। कर भी लिया? कैसे क्या करना, बताओ जरा लॉजिक। सर सेम पहले जैसे किया था वैसे ही। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया और फिर वो Q इज इक्वल टू CV में डाल दिया। बराबर, गुड। अच्छा स्मृति 64 क्या बेटा, व्हाट इज द 64? Charge. टोटल? Yes, sir. Total charge. टोटल चार्ज है। देखो पहले तो ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। नहीं प्रणिका, तीनों पे सेम नहीं आएगा बेटा, इस पे सेम चार्ज थोड़ी आएगा। हाँ सेम आएगा, बराबर सेम आएगा। पहले 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, ये सीरीज में कनेक्टेड है। लेट्स से इसका इक्विवेलेंट C डैश आ गया। 1 बाई C डैश कितना हो जाएगा, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 implies 1 by C dash will be equal to 6, 2 plus 1. So 1 by C dash कितना हो जाएगा, 3 by 6, 2. तो C dash कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड बराबर। अब ये 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 plus 2, so implies C will be equal to 4 माइक्रोफैराड। नाउ हम यूज करेंगे Q is equal to CV, so Q is equal to C, 4 into what, 16, so charge will be equal to 64 माइक्रोकूलम। मतलब बैटरी से जो चार्ज जाएगा वो 64 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा फ्रॉम द बैटरी। 64 माइक्रोकूलम यहाँ पे आएगा। सिंस ये भी 2 माइक्रोफैराड है कॉम्बिनेशन और ये भी 2 इक्वली डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस 32 माइक्रोकूलम माइनस 32 माइक्रोकूलम प्लस 32 माइक्रोकूलम माइनस 32 माइक्रोकूलम। Here it will be plus 32 microcoulomb and minus 32 microcoulomb. ये होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया ढंग से? वेरी गुड सार्थक। बाकी लोग सबको क्लियर है? रिमेनिंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशन? Yes, sir. जबरदस्त। और आगे लेते हैं। पहले इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन कंप्लीट करते फिर उधर जाएंगे, इंटीग्रेशन पे आएंगे। मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, अच्छे से सोच समझ के करना है, आराम से टाइम लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बैटरी ऐसा है, we are having one capacitor here. ये भी दो बैटरीज है एक्चुअली। स्विच है, ये मान लो 30 वोल्ट का बैटरी है, 60 वोल्ट का बैटरी है, ये मेरा 3 माइक्रोफैराड का है और ये 6 माइक्रोफैराड का। तो आपको मुझे बताना है कि इनिशियली ये स्विच ओपन था, स्विच ओपन किया हुआ था मैंने, तो जब ये स्विच ओपन था तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है ना, फाइंड चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर व्हेन स्विच इज ओपन। मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सब स्टेडी स्टेट में पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो जब मेरा स्विच ओपन है उस समय दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, एंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, और जब मेरा स्विच क्लोज हो गया, बंद कर दिया मैंने स्विच को, तब क्या चार्ज होगा ये भी पूछा गया है। तो जब ये स्विच ओपन था तो दोनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज था, जब स्विच क्लोज हुआ तो दोनों कैपेसिटर पे क्या चार्ज हो गया, ये आपसे पूछा गया। दैट यू हैव टू थिंक। स्मृति खुद से सोचो। ओके, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्विच ओपन के लिए करेंगे। स्विच ओपन के लिए करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो बैटरी का कॉम्बिनेशन, समझना बात ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्विच ओपन है मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ये और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गया। सो लेट्स से कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर भी तो चार्ज क्यू होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओपन स्विच रहेगा तभी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? Yes, sir. यहां से चलना चालू करो, समझना बात ध्यान से। ये केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी मैं आपको उसके नाम से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं करंट में पढ़ाऊंगा। अभी जनरल पढ़ते हैं हम लोग लॉजिक से। बैटरी क्या देता है हमें, बैटरी वोल्टेज देता है या पोटेंशियल डिफरेंस देता है? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. चलो हाँ, यहाँ से चलो हो जाओ चलना। ये मेरा लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। तो जब मैं यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हूँ तो लोअर से हायर गया हम। सो अगर हम लोअर से हायर जा रहे हैं तो वोल्टेज का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? गेन। Gain. सो यहाँ पे हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए तो वोल्टेज का गेन हो गया, और कितना गेन हो गया, तो 60 वोल्ट गेन हो गया वोल्टेज का। फिर हम यहाँ चल रहे हैं, फिर ये लोअर, फिर ये हायर। तो जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, सो अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो भाई फिर से तो वोल्टेज का गेन हो गया 30 वोल्ट का। तो यहाँ पे भी हम लोअर से हायर गए तो 60 वोल्ट का गेन, यहाँ भी हम लोअर से हायर गए तो 30 वोल्ट का गेन। हम पूरा सर्किट में चलेंगे, 60 वोल्ट 30 वोल्ट का गेन। फिर इधर चलो, ये प्लस से ये माइनस, और ये भी प्लस और ये भी माइनस। तो जब मैं इधर जा रहा हूँ तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो अगर मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो वोल्टेज का गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? Loss. कितना लॉस हो रहा है? Loss. हाँ, इज इट माइनस क्यू बाई 3? तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे चार्ज Q बोला है मैंने, C इसका 3 into V। सो V कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू Q बाई 3। सो जब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ बेटा तो वोल्टेज का लॉस हो गया, और वोल्टेज का लॉस कितना हो गया, इज इट इक्वल टू Q बाई 3, द लॉस ऑफ वोल्टेज हियर। ठीक, एग्जैक्टली सेम वे में जब मैं इधर चल रहा हूँ, सो अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस से माइनस, हम फिर से प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो फिर से वोल्टेज का लॉस होगा। कितना लॉस होगा, Q by 6, and again we reach the same point, that will be equal to 0. Am I clear? समझ में क्या किया हमने?
सो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए, वोल्टेज का गेन 60 वोल्ट, फिर यहाँ लोअर से हायर गए, वोल्टेज का गेन 30 वोल्ट, यहाँ है हायर से लोअर गए, सो वोल्टेज का लॉस माइनस ऑफ Q by 3, फिर इधर में हम गए प्लस से माइनस, तो वोल्टेज का फिर से लॉस, तो कितना Q by 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। एग्रीड? स्मृति समझा बेटा कैसे मूव किया हमने सर्किट में? Yes, sir. रिमेनिंग स्टूडेंट्स, प्रांजल क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ, इसको केवीएल बोलते हैं। अभी केवीएल वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम करंट में डिस्कस करेंगे, बट चाहो तो लिख लो, इसको केवीएल बोलते हैं। केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वैसे एक और था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये केवीएल है। सो दिस विल बी 90 इज इक्वल टू Q by 3 प्लस ऑफ Q by 6। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। So this is Q by 3 plus Q by 6. So अगर आप 90 this will be ना, so यहाँ से अगर हम Q को कॉमन ले ले, so LCM हो जाएगा 6, 2 plus 1 by 6 will be equal to 90. Okay, एक मिनट पीयूष बेटा होल्ड करो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बात करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, by 2 is equal to 180, so Q 90, so Q कितना हो जाएगा, 180 माइक्रो कूलम होगा, 180 माइक्रो कूलम। Yes, sir. व्हाट डज इट मीन कि जब ये स्विच मेरा ओपन था, सुनना ध्यान से मेरी बात, जब ये मेरा स्विच ओपन था उस कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस ऑफ 180 माइक्रो कूलम, इस पे होगा माइनस ऑफ 180 माइक्रो कूलम, इस पे होगा प्लस ऑफ 180 माइक्रो कूलम, और इस पे होगा माइनस ऑफ 180 माइक्रो कूलम। एग्रीड? व्हेन स्विच वाज ओपन, तब का ये कंडीशन में प्लॉट कर रहा हूं। होगा? Yes. ध्यान रखना केवीएल कैसे यूज किया, पूरे सर्किट में चलिए, सिंस ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेट वर्क डन 0 होगा, यानी पोटेंशियल 0 हो जाएगा पूरे सर्किट में। सो आप यहां से चलो, लोअर से हायर वोल्टेज का गेन, लोअर से हायर वोल्टेज का गेन, हायर से लोअर वोल्टेज का लॉस, हायर से लोअर वोल्टेज का लॉस। तो वोल्टेज के गेन को प्लस से डिनोट करेंगे, वोल्टेज के लॉस को माइनस से डिनोट करेंगे, और वापस उधर ही पहुंच गए। सो दैट विल बी इक्वल टू 0। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, अब स्विच को क्लोज कर देते हैं। वेरी गुड बेटा, स्विच को क्लोज कर देते हैं। सी, सो ये 30 वोल्ट का बैटरी था मेरा, दिस वाज माय कैपेसिटर, ऐसा अरेंजमेंट था। अगेन वी वर हैविंग दिस कैपेसिटर। अब लेकिन स्विच मेरा क्लोज हो गया। हाउ वी कंसीडर्ड द प्लस माइनस साइड्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, नॉर्मली बेटा आप अगर उल्टा भी करोगे तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव में आ जाएगा, सीधा करोगे तो प्लस में आ जाएगा। बट मैंने कैसे किया कि मैंने देखा कि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज प्लस होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर मैं उल्टा लिया होता तो भी मेरा आंसर सही आता, बट मेरा आंसर नेगेटिव में -180 आ जाता। तो इसका मतलब कि जो मैंने सोचा था उसका ऑपोजिट पोलैरिटी होगा। तो आप आइदर वे जा सकते हो, इसको प्लस लेके करोगे तो सही आएगा, इसको माइनस लेके करोगे तो आंसर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगी। सो दैट इंप्लाइज कि हमने जो सोचा है उसका उल्टा है। स्मृति, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब स्विच को क्लोज कर दिया मैंने। सो दिस वाज दी 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये था ना अरेंजमेंट। हाँ, स्विच क्लोज्ड। इस केस में स्विच क्लोज्ड। अभी अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया तब क्या सीन हो रहा है जरा देखते हैं। फिर से देखो, ये ऐसे चलेंगे, प्लस से माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां से चलिए, अब दो सर्किट बन गया। एक सर्किट, ये स्विच ओपन है ना, क्लोज हो गया स्विच, तो एक सर्किट तो ये बना और एक सर्किट ये बना। पिछली बार में एक ही सर्किट था, वो बड़ा वाला सर्किट था, अभी दो सर्किट है छोटा छोटा। सो माइनस से प्लस गए, वोल्टेज का गेन, प्लस से माइनस आए,
वोल्टेज का लॉस इज इक्वल टू व्हाट 0. सो 30 इज इक्वल टू Q by 3. सो Q कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 90 माइक्रोकूलम? होगा 90 माइक्रोकूलम. एनालाइज करके देखिए. इंप्लाइज व्हाट? इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा दिस विल बी प्लस ऑफ 90 माइक्रोकूलम. इस वाले कैपेसिटर प्लेट के ऊपर जो चार्ज बनेगा, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज बनेगा माइनस ऑफ 90 माइक्रोकूलम. तो पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था? 180 माइक्रोकूलम. अब कितना बच गया? 90 माइक्रोकूलम. इसका मतलब कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया ना, इस बैटरी से चार्ज का फ्लो हो गया माइनस 90 माइक्रोकूलम. बैटरी से चार्ज फ्लो हो गया माइनस 90 माइक्रोकूलम का, तभी तो न्यूट्रलाइज कर दिया ना. 180 माइक्रोकूलम था पहले, अब बच गया सिर्फ 90 माइक्रोकूलम. सो माइनस 90 माइक्रोकूलम बैटरी से सप्लाई हुआ रहेगा, या इधर से 90 माइक्रोकूलम गया रहेगा. इधर वे. एग्रीड? क्लियर एवरीवन? अब देखो एग्जैक्टली सेम वे में अगर आप इस सर्किट में चलोगे, सो माइनस से प्लस गए, 60 वोल्ट का गेन, Q by 6 is equal to 0. So 60 is equal to what? Q by 6. So Q कितना हो जाएगा? 360 माइक्रोकूलम. Piyush, as I already said, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर आप कंप्लीट साइकिल में वर्क डन करोगे तो 0 आएगा. पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है. तो जहां से आपने स्टार्ट किया है अगर आप वहीं वापस आ जाओगे, so that will be equal to 0. इसलिए जब हम पूरे सर्किट में घूम के जा रहे थे और जहां से हमने स्टार्ट किया है अगर हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन 0 हो रहा है. और वर्क डन क्यों 0 हो रहा है? बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. इज इट क्लियर? ओके. प्रणिका इज सेइंग सर वोंट द चार्ज फ्लो थ्रू द बिगर सर्किट. बिगर सर्किट का मतलब बेटा प्रणिका, बिगर सर्किट का मतलब सर. हाँ, सर वो जो बाहर वाला सर्किट हमने पीछे सॉल्व किया, वहां से भी तो चार्ज जाएगा ना? Yes, sir. ये बाहर वाला सर्किट वही सर्किट है ना बेटा, नया सर्किट थोड़ा ही बना है. बट इस बार ये स्विच क्लोज हो गया. तो स्विच क्लोज होने के बाद, स्विच क्लोज होने से पहले ये चार्ज था दोनों कैपेसिटर पे. एग्री कर रहे हो? अब जैसे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज करने के बाद इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. तो चार्ज जो सप्लाई करेगा तो बैटरी सप्लाई करेगा ना, सर्किट थोड़ी सप्लाई करेगा. तो जैसे ही मैंने स्विच को बंद कर दिया तो यहाँ से इस बैटरी ने इस पे सप्लाई किया चार्ज को, ताकि इस पे चार्ज अब बैलेंस हो जाए. क्योंकि इसके ऊपर पहले चार्ज था 180 माइक्रोकूलम का, अब इसके ऊपर चार्ज है 90 माइक्रोकूलम का. तो भाई 90 माइक्रोकूलम का चार्ज पे घटा ना इस प्लेट पे, तो उस चार्ज को कौन सप्लाई करेगा? बैटरी. सो बैटरी यहाँ से माइनस 90 माइक्रोकूलम दे रहा है ताकि इसको न्यूट्रलाइज करके 90 माइक्रोकूलम बना दे. सर, हाँ, बट जैसे अगर रजिस्टर वाला सर्किट होता तो फिर जंक्शन आने पर करंट डिवाइड हो जाता है, तो वैसे इधर नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे आने के बाद चार्ज के बारे में बात कर रहे हो क्या? यस सर. नो. व्हाई नॉट? आई टेल यू. आप ऐसे इमेजिन करो, सोचना बात ध्यान से. चार्ज कैसे नहीं होता है? यहाँ से जो मान लो इधर से जितना चार्ज निकाला, बैटरी ने जितना चार्ज दिया है, बैटरी को वापस उतना ही चार्ज चाहिए और मिनिमम पाथ लेके चाहिए. सो जितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, बैटरी को वापस उतना ही चार्ज चाहिए. तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चार्ज आने के बाद इधर डिवाइड होगा, कुछ इधर चला जाएगा. नहीं. अगर आप वैसे भी सोचोगे तो ये शॉर्ट सर्किट है, इधर तो जाएगा ही नहीं, सारा का सारा चार्ज इधर फ्लो कर जाएगा, इधर से जो निकलेगा वो बैटरी को वापस चला जाएगा. सो बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया स्विच बंद करने के बाद, और ये एक अलग इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना. तो जब ये स्विच ओपन था, उस केस में यही एक सर्किट था. अब जैसे स्विच क्लोज हो गया तो एक सर्किट ये हो जाएगा, दूसरा सर्किट ये हो जाएगा. विल हैव टू डिफरेंट सर्किट्स. एम आई क्लियर? सर, से जो कॉमन आर्म है वहां से दोनों बैटरीज का चार्ज जा रहा है. कहाँ पे? जो कॉमन आर्म है 30 वोल्ट. यस, वेरी गुड.
ये जो कॉमन आर्म है इसमें ये वाला बैटरी भी चार्ज देगा और ये बैटरी भी चार्ज, दोनों देगा, बिल्कुल सही। Am I clear? यस सर। So, अब देखिए इसके ऊपर चार्ज अब कितना आ गया, 360 माइक्रोकूलम, और इस पे आ गया माइनस ऑफ 360 माइक्रोकूलम। अब जरा देखिए इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था, 180, कितना हो गया, कितना हो गया, इज इट 360, मतलब हाँ बोलो डबल बोलो बोलो बेटा गौरव। डबल हो गया वो। हाँ तो ये चार्ज कौन देगा, यही बैटरी देगा ना। सो बैटरी इसको कितना सप्लाई करेगा, 180 माइक्रोकूलम। अब जरा ध्यान से देखिए, और इधर से टर्मिनल से बैटरी आए चार्ज इसको देगा माइनस ऑफ 180 माइक्रोकूलम। तो जैसे ही स्विच बंद करोगे तो ये चार्ज विल बी गिवन बाय द बैटरी। अब ध्यान से देखना कॉमन लिम में, कॉमन लिम में इधर से आ गया 180 माइक्रोकूलम, ये वाला दे रहा है, और इधर से माइनस चार्ज आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर पहले चार्ज था माइनस 180, सो माइनस चार्ज ये रिमूव करेगा ना, इधर कितना चार्ज आएगा, माइनस 90 माइक्रोकूलम। सो नेट चार्ज जो इससे फ्लो करेगा वो 90 माइक्रोकूलम का होगा, प्लस इस डायरेक्शन में। समझा जो पूछ रहे थे आप मुझे? यस सर। देखो तो वही सर्किट, वही बैटरी, स्विच बंद करने के बाद भी चार्ज फ्लो हो जा रहा है कैपेसिटर से। स्विच जब ओपन था तो कैपेसिटर पे चार्ज कुछ और था, जैसे स्विच को क्लोज किया तो चार्ज कुछ और हो गया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आई टेक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ताकि डाटा आसानी से बैलेंस हो जाए। सर वो कॉमन सर्किट वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना, 180 इधर क्यों लिया, लेकिन 180 माइक्रोकूलम हाँ वापस क्यों लिया, क्योंकि 360 माइक्रोकूलम था ना, माइनस 360, मतलब इधर से माइनस 360 निकलेगा 60 वोल्ट वाले बैटरी में से। हाँ 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 हाँ, फिर जब ये 180 आ रहा हूँ, जब ये सर्किट ओपन था तो पहले से इस कैपेसिटर पे 180 माइक्रोकूलम था ना, पहले से था, जीरो से नहीं 360 गया है वो, 180 से 360 गया है। ओके सर, मतलब वो डिफरेंस है 360 और हाँ 180 में। हाँ हाँ हाँ, बराबर, गुड, वेरी गुड। समझ में आया कि डाउट हो रहा है? ना सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, आई टेक इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ताकि कैलकुलेशन समझ में आ जाए। चलिए खुद से करना है सोच समझ के, पहले स्विच क्लोज करने, स्विच ओपन करने वाला, फिर अलग अलग कंडीशन पे चलूंगा मैं। सो वी आर हैविंग टू बैटरीज, द वन इज, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट किया, उसके बाद डाटा लेता हूं मैं 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, when switch is number 1 open and number 2 closed. Go ahead. कॉमन आर्म एब्सेंट रहेगा बेटा तब तो एक ही होगा ना, वो सीरीज में ही रहेगा, तब क्या है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर कॉमन आर्म नहीं रहेगा, स्विच वगैरह कुछ नहीं लगाया, तब तो ये पूरा का पूरा एक ही सर्किट बनेगा सीरीज में।
हाँ करेक्ट करना, बहुत बढ़िया निका, वेरी गुड। स्विच क्लोज्ड, और कितना चार्ज फ्लो होगा सब बताइए। और ये सब काम हम स्टेडी स्टेट पे कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट के पहले कैलकुलेशन अलग होता है, अभी स्टेडी स्टेट के पहले नहीं आए। वी आर टॉकिंग ऑन स्टेडी स्टेट, मतलब कैपेसिटर मेरा सब फुल्ली चार्ज है। करेक्ट है स्मृति, गुड। देखिए स्विच इज ओपन, ओपन स्विच के लिए बात करेंगे। माइनस से प्लस गेन हो गया 60, माइनस से प्लस फिर गेन हो गया 30। लॉजिकल बात है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। So minus of q by 2 minus of q by 3, and again we came back there, so that will be equal to what? 0. So this is 90 is equal to q कॉमन ले लेंगे हम लोग, 1 by 2 plus 1 by 3, right? हाँ correct, so I'm very good. So this implies 90 will be equal to q if I have a common, so it will be 5 by 6. So good, very good. So from here what we will be having, that q is equal to 90 into, very good, 6 by 5. 8 25 40 48, so q will be equal to 108 माइक्रो कूलम। सो जब मेरा स्विच ओपन था, कितना रहा 24, नहीं प्लेनिका, ठीक मैं आता हूँ बेटा, होल्ड करें। सो 108, तो जब मेरा स्विच ओपन था उस केस में यहाँ पे था 108 माइक्रो कूलम। हियर वी वर हैविंग माइनस ऑफ 108 माइक्रो कूलम, यहाँ पे मेरे पास था प्लस ऑफ 108 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे मेरे पास था माइनस ऑफ 108 माइक्रो। यही था ना चार्ज जब स्विच ओपन था, उसका कंडीशन बता रहा हूँ। दिस वाज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, राइट? अब क्या किया मैंने, स्विच को क्लोज कर दिया। हाँ गुड पीयूष। अब स्विच को क्लोज करने के बाद का जरा सिनेरियो देखते हैं। सो वन बैटरी हियर, कैपेसिटर, so this was of 30, 62 और 3। so ये था मेरा 30 वोल्ट का बैटरी, 2 माइक्रोफैराड, 60 वोल्ट का बैटरी, और ये 3 माइक्रोफैराड। अब जरा चार्ज देखो, इसके ऊपर चार्ज अब कितना हो जाएगा। सो इस केस में मेरा स्विच क्लोज्ड है। हाँ गुड स्मृति, वेरी गुड। स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड, ओके। तो जैसे स्विच क्लोज्ड हो गया, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस गया तो गेन 30, माइनस ऑफ q by 2 इज इक्वल टू 0। सो q कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम बेटा। सो क्या इसके ऊपर चार्ज 60 माइक्रोकूलम, इस पे कितना हो गया, माइनस ऑफ 60 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा। अगर सेम वे में आप इस पे देखोगे, इस वाले पे, सो माइनस से प्लस गया तो फिर से गेन हो गया 60 वोल्ट का, प्लस से माइनस से लॉस है, माइनस q by 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो 180 माइक्रोकूलम। सो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस ऑफ 180 माइक्रोकूलम, एंड दिस विल हैव माइनस ऑफ 180 माइक्रो। अब जरा समझना ध्यान से, इसके ऊपर पहले चार्ज था 60 माइक्रोकूलम का, अब इसके ऊपर जो चार्ज बच गया पहले था 108 माइक्रोकूलम का, अब आ गया 60 माइक्रोकूलम का, मतलब चार्ज डिक्रीज हो गया। तो क्या ये जो बैटरी है, ये बैटरी मुझे -48 माइक्रोकूलम का चार्ज सप्लाई करेगा? यस सर। करेक्ट, तभी ऐसा होगा। इन द सेम मैनर, पहले इसके ऊपर चार्ज था माइनस ऑफ 108 माइक्रोकूलम का, अब इस पे आ गया -180। तो क्या यहाँ से जो चार्ज का फ्लो होगा, विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 72 माइक्रोकूलम, तभी तो सेट बनेगा।
क्योंकि जब स्विच ओपन था तब था पहले 108 माइक्रोकूलम, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 180 माइक्रोकूलम, मतलब बैटरी ने कितना सप्लाई किया होगा, 72 माइक्रोकूलम। ओके, इज इट क्लियर? सो यहां से सप्लाई हो गया 48 माइक्रोकूलम का और यहां से सप्लाई हो गया 72 माइक्रोकूलम का। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? तो जैसे ही स्विच बंद हुआ, ये बैटरी ने 48 माइक्रोकूलम दिया, इसने 72 माइक्रोकूलम दिया। अब जरा कॉमन लिम में चलते हैं। पहले था इसके ऊपर 108 माइक्रोकूलम का, अब इसके ऊपर कितना हो गया बेटा, 60 माइक्रोकूलम का। सो मतलब इसका मतलब कि कितना डिक्रीज किया, 48, और इसके ऊपर था पहले 180, 108 और इधर आ गया 72। सो 48 120, तो क्या इधर से प्लस चार्ज 120 माइक्रोकूलम का जाएगा? सर सेकेंड लूप मतलब वो 60 वोल्ट वाला लूप नहीं समझा। कौन सा? ये नहीं समझा क्या? चार्ज नहीं समझा इसके ऊपर? सर वो नीचे से कैसे जा रहा है -72? मैंने डायरेक्शन दिखा दिया बस, आप ये समझो। इसके ऊपर पहले कितना नेगेटिव चार्ज था, 108 -108 माइक्रोकूलम पहले स्विच ओपन होने के टाइम पे। जैसे स्विच क्लोज किया तो तुम्हारे पास कितना चार्ज हो गया लोअर प्लेट पे, 180 माइक्रोकूलम। सो पहले आपके पास -108 माइक्रोकूलम था, वो इंक्रीज होके -180 माइक्रोकूलम हो गया। तो मतलब -72 माइक्रोकूलम आपको चार्ज कहीं से तो आया होगा, तभी तो बढ़ेगा वो। सर तो हाँ, हम लोग कॉमन आर्म में से +72 माइक्रोकूलम भी निकाल सकते थे, मतलब वो मुझे बता, ये जो चार्ज का चेंज हो गया वो अपर प्लेट पे चेंज हुआ माइनस का कि लोअर प्लेट पे चेंज हुआ है? चार्ज का चेंज कहाँ पे हुआ बेटा, अपर प्लेट पे कि लोअर प्लेट पे? ये मेरा अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। चार्ज का चेंज किस पे हुआ, लोअर प्लेट पे हुआ है क्या? यस सर। तो लोअर प्लेट पे हुआ है, इसका मतलब कि लोअर प्लेट पे ही तो 72 माइक्रोकूलम का माइनस वाला चार्ज आया होगा। हाँ, गुड ट्रांजर। तो यहाँ से -72 माइक्रोकूलम का चार्ज लोअर प्लेट पे आया, जो पहले -108 माइक्रोकूलम था उसको इंक्रीज करके -180 माइक्रोकूलम हमने कर दिया। एम आई क्लियर? सेम जैसे यहाँ पे किया हमने, इसके ऊपर पहले था 180 माइक्रोकूलम, चेंज होके आ गया, सॉरी 108 माइक्रोकूलम था 60, तो -48 माइक्रोकूलम आया होगा, ताकि वो एडजस्ट कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे उसको। समझा बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। गुड, वेरी गुड। क्लियर टू एवरीवन? कनात, स्मृति, क्लियर है बेटा सबको? गौरव? यस सर। यस सर सर। हाँ बोलो। सर जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने वो जो सेकंड वाला पार्ट है उसका चार्ज ऊपर से फ्लो किया था, तो इसमें नीचे से क्यों किया? कर लो ऊपर से। अच्छा, अगर ऊपर से फ्लो करोगे तो क्या प्लस माइनस का साइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? हाँ, यस यस सर। सर। क्या फर्क पड़ता है उससे? अल्टीमेटली तुम्हें चार्ज को बैलेंस कर देना है बस, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? अब वो तुम्हारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है, क्या वो प्लस में दिया है तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, माइनस में दिया तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। समझ में आया? उस पर वरी मत करो, डोंट टेक टेंशन ऑन दैट, बट तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। जैसे मेरे पास ये पहले 108 था, अब इस पे 60 आ गया, तो भाई एडजस्ट कैसे करेंगे? बैटरी तो चार्ज देगा ना, तो बैटरी मुझे कितना चार्ज, चार्ज कौन देता है, बैटरी देगा ना इस केस में। सो बैटरी इस पे चार्ज दे देगा, आया ना? सो पहले मेरे पास 180 था, अभी मेरे पास 108 था, अभी मेरे पास 60 हो गया। सो 48 माइक्रोकूलम का मुझे माइनस चार्ज चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे, तो बैटरी दे रहा है। अगर आप उल्टा देखोगे तो तुम यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा +48 माइक्रोकूलम, बट ये ऑप्शन में देना तो चाहिए, ये देगा तो ये लिखना, ये देगा तो ये लिखना। इज इट क्लियर? सर तो वो कॉमन लिम में नेट चार्ज 120 कैसे आया? हाँ बताते हैं। इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था, -108, अब इसके ऊपर चार्ज कितना बच गया, -60। यानी पहले मेरे पास चार्ज था -108 माइक्रोकूलम का, अभी 60 आ गया। तो क्या ये मुझे -48 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें से लॉस करना है? तो क्या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -48 माइक्रोकूलम को, क्या मुझे इस लिम से +48 माइक्रोकूलम देना पड़ेगा इसके पास, यहाँ से? सो वी Yes. वांट 48 माइक्रोकूलम हियर,
तभी वो न्यूट्रलाइज होगा ना, माइनस प्लस। इन द सेम मैनर इसके ऊपर चार्ज था पहले 108 माइक्रोकूलम का प्लस, अभी इसके ऊपर आ गया प्लस 180 माइक्रोकूलम का, मतलब इसको कितना चार्ज चाहिए, प्लस 72 माइक्रोकूलम का चाहिए। तो इस वाले प्लेट को चाहिए 48 माइक्रोकूलम का प्लस, इसको चाहिए 72 माइक्रोकूलम का प्लस, तो इसलिए इनसे कितना जाना चाहिए, शुड इट बी इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम? Yes, sir. Yes, sir. That's what I'm saying. अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, अगला लेक्चर में तो और घूमेगा, धीरे धीरे 2 4 5 प्रॉब्लम करेंगे ना तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। बस आराम से करते रहो, 5-7 प्रॉब्लम में सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर सेकंड क्वेश्चन का एक बार स्लाइड दिखाना। सेकंड क्वेश्चन ये था ना, हाँ ये तो सर इसके पीछे वाला, ये वाला क्या, ये सर ये ऐसे 1-2 प्रॉब्लम अभी होमवर्क के लिए दे दीजिए। हाँ, मैं फोटो निकाल के ग्रुप पे डालता हूँ। Yes, sir. मैं 2-4 प्रॉब्लम दे देता हूँ। कल के लेक्चर में पूरा करेंगे, कल का लेक्चर के बाद ये ऑटोमेटिकली सब तुमसे होने, अभी भी हो रहा होगा तुमसे, ये चीज तो हो रहा होगा, स्विच ओपन करने से पहले चार्ज कितना था, स्विच ओपन करने के बाद चार्ज कितना था, ये तो कंफर्टेबली सबको मिल रहा होगा। Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम वो यही हो रहा होगा कि स्विच जब क्लोज कर रहे हैं तो बैटरी से कितना चार्ज जा रहा है, उसमें थोड़ा सा अभी समझ रहा होगा, लेकिन करने में जम नहीं रहा होगा। वो 1-2 प्रॉब्लम करने के बाद ही सेट होगा, हर साल होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को प्रॉपर्ली? यस सर। Yes. I'll send 2-3 प्रॉब्लम्स, आप लोग कर लेना, कल के लेक्चर में आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर? Yes, sir. We'll wind up for today, beta. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। Thank you. Bye.